जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों। आज हम अपना जो तीसरा पेपर है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बिना समय गंवाए देखिए डायरेक्ट हम पेपर पे ही आते हैं। सबसे पहले हर पेपर की भांति इसमें भी हम सामान्य ज्ञान करेंगे, उसके बाद जनरल साइंस करेंगे और लास्ट में अपने मैथ फॉर रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, भारतीय इतिहास में किस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। देखो, भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, स्वर्ण युग के रूप में इसको माना जाता है, क्योंकि इसमें भारतीय संस्कृति का बहुत ज्यादा विकास हुआ था, गुप्त काल में हुआ था। धार्मिक सहिष्णुता बढ़ी थी, हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो भी अच्छी थी हर तरह से। तो इस वजह से भारतीय इतिहास में जो गुप्त काल है उसको स्वर्ण काल के रूप में माना जाता है। मैकमोहन लाइन कौन से देशों के बीच है? देखो, मैकमोहन लाइन LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये भारत पाकिस्तान की है। ठीक है, इसके बाद आता है भारत और चीन। तो देखो, भारत और चीन पे दो हैं, एक तो मैकमोहन और दूसरी है आपकी LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो मैकमोहन लाइन कौन से देशों के बीच में है? ये भारत और चीन के बीच में है। जो अपना चीन से विवाद हुआ था 1962 में, तो उसका मेन कारण मैकमोहन लाइन ही थी। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो भारत पाकिस्तान के बीच में LOC है, लाइन ऑफ एक्चुअल, लाइन ऑफ कंट्रोल, और भारत और चीन के बीच में LAC, जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। इसके बाद आते हैं, परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की? देखो, परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की, यहां अलग अलग आपके सामने 4 वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं। तो इसमें देखो, सबसे पहला आता है बेंजामिन। इसने बिजली की छड़, इसने किसकी खोज की? एक तो बिजली की छड़ की खोज की थी इसने, और दूसरा फ्रैंकलिन स्टोव, फ्रैंकलिन स्टोव। देखो, बिजली की छड़ और फ्रैंकलिन स्टोव की खोज किसने की? बेंजामिन, बेंजामिन ने की। इसके बाद आता है आपके पास मैडम क्यूरी। देखो, मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की। किसकी खोज की? इसने रेडियम की खोज की थी। और मैडम क्यूरी को ध्यान रखना, ये कई बार आता है क्वेश्चन, मैडम क्यूरी को फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है। ये एक ऐसी वैज्ञानिक हैं जिनको भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान दोनों में ही क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार। इसके बाद आते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। और इसने जो अपना मॉस एनर्जी समीकरण है, E = mc², E = क्या है? mc²। तो ये सापेक्षता का सिद्धांत दिया था इन्होंने, और इन्होंने एक ये द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण भी दिया था। इसके बाद आता है आपका जॉन डाल्टन। तो देखो, जॉन डाल्टन ने आपका परमाणु सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? परमाणु सिद्धांत। मैडम क्यूरी, मेरी क्यूरी के बारे में ध्यान रखना, इनको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के ऊपर नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। इसके बाद इनकी दोनों बेटियों को भी पुरस्कार मिला था, एक को विज्ञान के क्षेत्र में मिला था, दूसरी को शांति के क्षेत्र में मिला था। म्यांमार किसका नाम है? देखो, म्यांमार आपका वर्मा का नाम है। किसका नाम है? म्यांमार वर्मा का नाम है। इसके बाद आओ भूटान की राजधानी। देखो, राजधानियों का मैंने कल आपको बताया था, राजधानियों के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं आपके। ठीक है, आपको देशों की जो मेन मेन कंट्रीज हैं उनकी राजधानी याद रखनी है, और इसके अलावा जो और राज्य हैं अपने इंडिया के, उनकी भी राजधानियां। तो सबसे पहला आता है मास्को। ये मास्को रूस की राजधानी है। कहां की है? रूस की। काठमांडू आपके नेपाल की हो गई, और तेहरान आपकी ईरान की राजधानी है, और थिम्पू आपकी कहां की है? भूटान की राजधानी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? थिम्पू। तो ध्यान रखना, थिम्पू आपकी भूटान की राजधानी है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। संशोधित मूल्यवर्धित कर का संबंध है, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, इसका संबंध है उत्पाद कर नहीं है, इसको उपभोग कर लेना, यहां पे थोड़ा ठीक कर लेना, एक दो क्वेश्चन में हो जाती है मिस्टेक। उपभोग कर,
किससे संबंधित है? उपभोग कर से संबंधित है, तो मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। इसके बाद आओ, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह टाउन कौन सा था? देखो आपको इस पे क्या करना है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है और भी आपकी है, इनमें जो क्वेश्चन आते हैं कई बार इनके स्थानों संबंधित क्वेश्चन ही ज्यादा आते हैं। तो एक तो कालीबंगा, देखो कालीबंगा नक्काशीदार ईंट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? नक्काशीदार ईंट के लिए, नक्काशीदार ईंट। मोहनजोदड़ो, ये आपका एक तो विशाल स्नानागार है और एक अन्नागार है, इन दोनों के लिए। और आपका जो लोथल है ये आपका बंदरगाह टाउन था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे समय में लोथल आपका बंदरगाह टाउन था। इसके बाद आते हैं दीपिका कर्मकार। देखो दीपिका कर्मकार जिम्नास्टिक से संबंधित है, और जो 2000 जो लास्ट इससे पहले 2016 में रियो में जो ओलंपिक हुए थे उनमें ये अपने भारत का इन्होंने प्रतिनिधित्व करने वाली पहली जिम्नास्टिक महिला थी। इसके बाद आता है हॉटलाइन क्या है? देखो हॉटलाइन एक दूरसंचार की कड़ी है। हॉटलाइन क्या है? एक दूरसंचार की कड़ी है। इसके बाद आते हैं बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? देखो यहां से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? देखो कनाडा की बात करें तो 1867 तक यहां का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपका क्रिकेट हुआ करता था। उसके बाद यहां का जो राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल किया, उसके बाद आइस हॉकी किया, आइस हॉकी जो बर्फ पे खेला जाता है, और अब फिलहाल दोबारा से यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या कर दिया है? क्रिकेट। तो क्रिकेट कहाँ का है? आज भी जो कनाडा का है राष्ट्रीय खेल, अब वापस से क्या कर दिया गया है? क्रिकेट। बुल फाइटिंग स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। बुल फाइटिंग कहाँ का है? स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। जापान की बात करें तो जापान के देखो राष्ट्रीय खेल है वहां जूडो, जो भी अपनी फाइटिंग होता है। यूएसए का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। क्या है? बेसबॉल। जैसे अपने भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है, तो कुछ मेन कंट्री हैं उनके आप याद रख लेना, उसी से काम चल जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? देखो तीन चीज होती है, एक तो अनुच्छेद 352 है, ये याद रखना, ये राष्ट्रीय आपात के टाइम पर लगता है। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात या तो कोई दूसरा देश हमारे देश में आक्रमण कर दे उस समय पे लगाया जाता है, या फिर कोई सशस्त्र विद्रोह की स्थिति है तब भी लगाया जाता है, और राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। ये पूरे राष्ट्र में या किसी विशेष स्थान पर लगाया जा सकता है। इसके बाद आता है 356, ये राष्ट्रपति शासन बोलते हैं इसको, राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? 356। और ये राष्ट्रपति, ये राज्यपाल की अनुशंसा पर लगाया जाता है जब लगता है कि भाई कोई राज्य की सरकार है वो वहां पूरी तरह से फेल हो चुकी है, तो उस कंडीशन में राज्यपाल की अनुशंसा पर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत कौन सा आपात लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और यहां एक और है 360, वित्तीय आपात है। क्या कहलाता है? वित्तीय आपात। वित्तीय आपात कब लगाया जाता है? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। इसके बाद आइए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा त्योहार पैगंबर साहब के जन्मदिन पर मनाया जाता है? देखो ईद उल मिलाद, ये तो पैगंबर साहब के जन्म पर, साहब के जन्म पर मनाया जाता है। इसके बाद आता है ईद उल फितर। देखो आपका जो ईद उल फितर है, ईद उल फितर बद्र की लड़ाई जीत के आए थे पैगंबर साहब, उस खुशी में मिठाइयां बांटी थी, इसलिए मीठी ईद भी बोलते हैं। बद्र की लड़ाई जीती थी उस खुशी में। इसके बाद आता है ईद उल जोहा। देखो इब्राहिम की कुर्बानी पर, इब्राहिम की कुर्बानी हुई थी इस दिन, इसलिए आपका कौन सा मनाया जाता है? ईद उल जोहा। ये इब्राहिम की क्या हुई थी? कुर्बानी, जो कि मोहम्मद पैगंबर साहब के पूर्वज माने जाते हैं। और आपका जो मुहर्रम है, ये जो मुहर्रम मनाया जाता है, ये इमाम हुसैन की शहादत हुई थी।
इमाम हुसैन की शहादत, इमाम हुसैन की क्या हुई थी? शहादत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ईद उल मिलाद। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल, देखो पहली महिला राज्यपाल की बात करें तो सबसे पहले ये यूपी की राज्यपाल बनी थी सरोजनी नायडू। विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, ये भी महाराष्ट्र की राज्यपाल बनी थी। और शीला दीक्षित ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रही थी। क्या रही थी? दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित। इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक पैदावार भारत में सबसे अधिक पैदावार किसकी होती है? चावल की होती है। किसने घोषणा की कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा? तो बेटा ये बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं किसी भी कीमत पर लेकर रहूंगा। इसके बाद देखो आते हैं अपने, ये आपके जीके के क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद आते हैं साइंस के क्वेश्चनों पे। देखो पहला ही क्वेश्चन आ गया, तंबाकू का मुख्य घटक क्या है? देखो तंबाकू का मुख्य घटक निकोटिन है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है और सबसे ज्यादा जो कैंसर होता है वो तंबाकू की वजह से ही होता है। इसके बाद ग्लूकोज क्या है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। तो ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, जिसका फॉर्मूला होता है आपके पास C6H12 और O। तो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जब लिटमस पेपर पर एसिड की एक बूंद डालते हैं, देखो जब लिटमस पेपर पर एसिड की बूंद डालते हैं तो नीले से लाल हो जाता है, और यदि इस पर हम बेसिस की डालेंगे, क्षार की डालेंगे, तो ये लाल से क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है ऑल्फैक्टो रिसेप्टर किससे संबंधित है? तो ये हमारा सूंघने की शक्ति से संबंधित है। किससे संबंधित है? सूंघने की शक्ति से। मिश्र धातु का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है और ये हमें याद रखने, पीतल किस चीज का मिश्रण है? तो देखो पीतल आपका कॉपर और जिंक का है, कॉपर और जिंक का, इनको क्या बोलते हैं? तांबा और जस्ता। तो पीतल तांबा और जस्ते का मिश्र धातु है। इसके बाद आइए आगे, एक विस्तृत दृष्टिकोण के क्रम में मोटर कारों में दर्पण का प्रारूप है, उत्तल, अवतल, साधारण, इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका आंसर आएगा उत्तल, जो कि साइड के शीशे होते हैं देखने वाले, वो उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण ये आपका हेडलाइट का होता है। किसका होता है? हेडलाइट का। जो भी कारों में शीशे होते हैं, जो भी मेन देखने वाले होते हैं दोनों साइड के, तो वो उत्तल होते हैं, और जो हेडलाइट के शीशे होते हैं वो कौन से होते हैं? आपके अवतल होते हैं। उत्तल और अवतल के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। कई बार ये भी आता है कि दूरदृष्टि में कौन सा किया जाता है, निकट वाली में कौन सा किया जाता है। तो ध्यान रखना, दूर दृष्टि में उत्तल और निकट वाले में कौन सा है? अवतल। बहुत सारे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, दूर वाले में उत्तल और निकट वाले में अवतल। ये गजर नहीं है, इसको गाजर कर लेना। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? देखो गाजर में विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी। वैसे तो गाजर में सारे विटामिन पाए जाते हैं, ए बी सी डी ई जी, ज्यादातर विटामिन पाए जाते हैं, ये सारे के सारे विटामिन ही पाए जाते हैं। लेकिन विटामिन ए सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है। विटामिन ए सबसे ज्यादा गाजर में पाया जाता है। और ध्यान रखना, ये आंखों के लिए लाभदायक होता है। आंखों के लिए लाभदायक होता है। आंखों के लिए क्या होता है? लाभदायक। विटामिन डी आपको धूप से मिलता है, कई बार आता है क्वेश्चन कि धूप में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। तो देखो ये आपके विटामिन है, विटामिन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे जल में घुलनशील विटामिन कौन से, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको याद करने हैं और यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किसे कहते हैं? देखो कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम ठोस रूप में लेते हैं तो यह हमें बर्फ जैसी दिखती है। कैसी दिखती है? बर्फ जैसी दिखती है।
दिखती है। तो बर्फ जैसी दिखती है तो क्या हो गया, शुष्क बर्फ, या इसको हम ड्राई आइस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ड्राई आइस अंग्रेजी में। इसके बाद आओ नेक्स्ट, गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त कौन सी गैस है। देखो गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस काम आती है। मीथेन गैस मंगल ग्रह पर पाई जाती है सबसे ज्यादा मीथेन गैस, ठीक है, लाल होती है इसलिए उसे लाल ग्रह भी बोलते हैं। टेलीफोन के माइक्रोफोन का मध्यपट किसका बना हुआ था। देखो ये आपका कार्बन का बना होता है। किसका बना होता है, कार्बन का। रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति में होता है, देखो ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। ओ ग्रुप, ये लिख लेना, ओ ग्रुप। ओ ग्रुप रुधिर वाले व्यक्ति में होता है। देखो इसमें ध्यान रखना कोई भी एंटीजन नहीं होता। ओ ग्रुप जो रुधिर वर्ग वाले होते हैं उनमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। इसके बाद बाल, नाखून और पंजा किसके बने होते हैं। देखो बाल, नाखून और पंजा किसके बने होते हैं, ये आपके प्रोटीन के बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। इसके बाद आइए, निम्नलिखित में से तेजाब का अम्ल कौन सा है। देखो NaCl, ये आपका नमक है। सोडियम क्लोराइड, NaOH, ये आपका कास्टिक सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है आपका, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। और ये H2SO4, ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, एक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तेजाब भी बोलते हैं, ध्यान रखना। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो ध्यान रखना, देखो कोशिका सिद्धांत स्वीडेन और शावल ने प्रतिपादित किया, और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, कोशिका की खोज की थी। कोशिका की क्या की थी, खोज। तो हमें ये नहीं सोचना है कि कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की तो कोशिका सिद्धांत भी रॉबर्ट ब्राउन ने प्रतिपादित किया। जो कोशिका सिद्धांत है स्वीडेन और शवन ने प्रतिपादित किया। देखो कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर पेपर का जो लेवल है वो हल्का है या फिर वैसा है। देखिए मैं यहां जो पेपर आपके लिए करवा रहा हूं वो आर्मी के ही लेवल पे करवा रहा हूं, चाहे वो जीडी का है, चाहे वो क्लर्क का है, चाहे वो किसी का है। यहां जो पेपर आपको करवाए जा रहे हैं वो आर्मी के ही लेवल पे करवाए जा रहे हैं। अब मैं बहुत सारे टिपिकल क्वेश्चन डाल सकता हूं, बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन डाल सकता हूं, लेकिन उस चीज का मतलब क्या है जो पेपर में आते ही नहीं है भाई। मुझे 8-9 साल हो गए आर्मी को पढ़ाते पढ़ाते, एक या दो बार तो देखो हर पेपर, मतलब किसी का भी हो पेपर, जीके जीएस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ जाता है, एक आध बार आ जाता है, लेकिन हर बार नहीं आता है। अभी 28 मार्च का पेपर हुआ था, उसमें जरूर थोड़ा सा पेपर का लेवल हाई था। बाकी जो आर्मी के आप पुराने पेपर उठा के देखना, सिंपल आता है, इजी आता है। और यहाँ पे मैं आपको जो पेपर करवा रहा हूं वो आर्मी के लेवल से ही करवा रहा हूं, हमें कोई बड़े एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है भाई, ठीक है। यदि बड़े एग्जाम का है, आप देते हो CDF का देते हो, FCAT का देते हो, CGL वगैरह का देते हो, तो उनके लिए भी डालेंगे, वो अभी बाद में डालेंगे। पहले यहाँ पे हम एक बार आर्मी वालों के लिए पेपर डाल दें, क्योंकि बच्चों का पेपर है। बाकी एग्जाम भी डाले जाएंगे, CDF के डाले जाएंगे, FCAT के डाले जाएंगे। कठिन क्वेश्चन देखने, लेवल देखना है तो वहां देखना। बाकी SSC रेलवे का कोई एग्जाम थोड़ी है, एक बार CDF का एग्जाम देके देखो, भूल जाओगे SSC रेलवे को, तो कोई एग्जाम ही नहीं है SSC रेलवे को, फर्जी एग्जाम है। उनके आगे तो बताऊं मैं, तो हमें लेवल से मतलब नहीं है, हमें बहुत ज्यादा, देखो ऐसी चीजों को नहीं पढ़ना है जिनका एग्जाम से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। मैं पुराने पेपरों के हिसाब से करवा रहा हूं। 2013 के बाद से जो एग्जाम हुए हैं आर्मी के, जितने भी, ज्यादातर पेपरों का मुझे पता है, क्योंकि 2013 के बाद से मैं लगातार हर डेट पे जो एग्जाम होता है बच्चों को पढ़ाता हूं। अब तो चलो आर्मी का पेपर भी मिलने लग गया है, पहले आर्मी का पेपर नहीं मिलता था तो मैं बच्चों से क्वेश्चन डिस्कस कर लेता था। तो ये जो क्वेश्चन पेपर बनाए हैं पुराने क्वेश्चनों के ही आधार पर बनाए गए। तो जो चीज हमारे एग्जाम में आती है, जो चीज हमारे काम की है, हमें वही पढ़नी है। अब आइए इसके बाद मैथमेटिक्स पे आते हैं। यदि tan थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान कितना होगा। देखो tan 45 1, tan 30 का मान 1/√3 होता है। tan 60 का मान क्या होता है बताओ, tan 60 का मान होता है √3, और tan 0 का मान होता है आपका 0। tan 0 का मान क्या होता है, 0। बेसिकली ये जो टेबल है, मैं आपको हर बार बताता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको टेबल याद करनी है, और टेबल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं।
तो मैं जब आपके लिए अभी मैं पेपर सोल्व करवा रहा हूं, जब क्लासेज लूंगा मैथमेटिक्स की, तो यहां पे आपको पूरा टेबल बनाने का मेथड बताऊंगा मैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6, 9, 12, 16 और 30 से भाग देने पर शेषफल कितना बचे? 3। तो सबसे पहले हम वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करेंगे जिसमें 6, 9, 12, 16 और 30 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। और वो संख्या क्या होगी? वो संख्या इन सभी का लघुत्तम समाप्यवर्तक होगी, इनका लैसे होगी। और शेषफल 3 बचना चाहिए, तो सीधी सी बात है, शेषफल 3 बचना चाहिए, तो उसमें हम क्या कर देंगे? 3 जोड़ देंगे। पहले ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकालेंगे जिसमें इन सबका पूरा पूरा भाग चला जाए, वो संख्या इनका लघुत्तम समाप्यवर्तक होगी। शेषफल 3 बचना चाहिए, तो हम उसमें 3 जोड़ देंगे। अदरवाइज कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 3 जोड़ने पर इन सबका पूरा पूरा भाग चला जाए। तो हमें उस कंडीशन में क्या करना है? हमें उस कंडीशन में इनका लघुत्तम समाप्यवर्तक निकालना है। वो संख्या वो होगी जिसमें इनका पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, तो क्या जोड़े उसमें? 3 जोड़े, तो वो संख्या 3 कम होगी, उस कंडीशन में 3 घटा देंगे। तो संख्या ज्ञात कैसे करेंगे बताओ? इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 6, 9, 12, 16, 30, और इसमें क्या जोड़ देंगे? 3 जोड़ देंगे। तो इनका एलसीएम निकालो पहले। देखो, नहीं सॉरी, 6 ही है। 6, 9, 12, 16, 30। तो सबसे पहले इनमें देखो ऐसी संख्या का भाग दो ज्यादातर में जाए, तो पहले चलो मैं 2 का ही दे देता हूं। 3, 9 रहा, 6 हो गया, 8 हो गया, 15 हो गया। अब भी देख लो 6 और 8 में 2 का जा रहा है। देखो 2, 3, 9, 6, सॉरी 6 नहीं आ गया यहाँ, 8, यहाँ 3 आ जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ वापस से 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा। इसके बाद 3, 1, 3, 1, और यहाँ क्या आ जाएगा? 4, और यहाँ क्या आ जाएगा? 5। अब देखो इनका डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करो। 5, 5 चौका 20, 20 तिया 60, 60 तिया कितना आ गया? 180, 180 दूनी 360, और 360 दूनी कितना आ गया? 720। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, ये आ गया आपका 720। इसमें 3 जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा आपका? 723। बाकी आप भाग देके भी कर सकते हो। 723 में भाग दो, इन सबका भाग देंगे तो हर परिस्थिति में जो शेष फल है वो कितना बचेगा आपके पास? 3 बचेगा। तो इसका आंसर ये हो गया और इसका आंसर ये हो गया। इसके बाद आओ अगला। 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल प्रति घंटा। देखो एक चीज याद रखना आप, 5/18। जब हमें चाल को प्रति घंटे को मैं कहूं 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल रहे हैं, तो गुणा 5/18 का होगा मीटर पर सेकंड। और जब उल्टा करना है, 1 मीटर पर सेकंड को बदलना है, तो गुणा क्या कर देंगे? 18/5 किलोमीटर पर आवर। देखो रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना, आपको 100% ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यूनिट एक जैसी रखनी है। एक जैसी का मतलब है यदि आपके पास दूरी मीटर में है तो हमारे पास चाल है वो भी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, और यदि दूरी किलोमीटर में है तो चाल भी किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए। कन्वर्जन का तरीका क्या है? जब हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 का भाग दो, गुणा करो। और 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5 का गुणा कर देंगे। ठीक है, यहां 5/18 का गुणा होगा और यहां 18/5 का। तो चाल बराबर क्या होता है बताओ? दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है भाई? 140 मीटर, समय 12 सेकंड। ये मीटर पर सेकंड में हुआ, हमें किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो गुणा 18/5 का। तो 5 से ये कट गया आपका, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, ये 36 18, 6 दूनी 12 और ये 14 बार कट गया, 14 तिया 42 किलोमीटर पर आवर। तो कितनी किलोमीटर प्रति घंटा है? 42 किलोमीटर प्रति घंटा है।
तो यहां पे इसकी चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, दो पाइप ए और बी है। देखो पाइप ए हो गया, पाइप बी हो गया। एक टंकी को 6 घंटे में 6 मिनट और 7 मिनट में भरते हैं। दोनों पाइपों को बारी बारी से खोला जाता है। देखो यहाँ पे एक चीज नहीं दी गई है कि भाई प्रारंभ में कौन सा पाइप खोला जाता है, तो जहां पे नहीं दिया गया है तो ध्यान रखना प्रारंभ में हम पहले ही पाइप को खोलेंगे और पहला पाइप आपका क्या है, पाइप ए। बाकी यदि देता पर्टिकुलर कि पहले पाइप बी खोला जाता है और उसके बाद एक एक मिनट के लिए खोले जाते हैं। इस एक एक मिनट को बारी बारी से एक एक मिनट को हम एकांतर क्रम भी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन में दे देता है एकांतर क्रम में खोले जाए, अल्टरनेट ऑर्डर बोल देते हैं। तो देखो पाइप ए 6, पाइप बी 7 मिनट। तो सबसे पहले आप इनका एलसीएम लो, 42 आ गया। ऐसी संख्या लेनी जिसमें 6 और 7 दोनों का भाग जाए। तो 42 आपके पास ये कुल क्षमता आ गई टंकी की। पाइप ए 6 मिनट में 42, 1 मिनट में 7। पाइप बी 7 मिनट में 42, 1 मिनट में 6। अब इसके बाद आओ, ऐसे चलना है हमें। पहले पाइप ए को खोलो, अगले मिनट पाइप बी, फिर अगले मिनट पाइप ए, फिर अगले मिनट पाइप बी। पहले पाइप ए कितने लीटर, 7। फिर पाइप बी कितना, 6। फिर पाइप ए कितना, 7। फिर पाइप बी कितना, 6। फिर पाइप ए कितना, 7। धुआंधार नहीं चलना है, काउंट भी करना है। 13, 26, 26 और 7 कितना हो गया आपका 33। इसके बाद बी आएगा, ये कितना भर देगा, 6। तो यहां पे 39 लीटर पानी भर गया और ये कितने मिनट हो गए, 6 मिनट। 6 मिनट में 39 लीटर भर चुका है। अब पानी कितना भरना है, यहां पे 3 लीटर। और ये 3 लीटर पानी कौन सा पाइप भरेगा, आपका पाइप ए भरेगा। और पाइप ए देखिए आप 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है, 7 लीटर। तो 3 लीटर भरेगा कितने में, 3/7 में। तो टोटल टाइम आ गया 6 सही 3/7 मिनट। कौन सा, 6 सही 3/7। दोबारा से देखेंगे, देखो प्रारंभ में पहला पाइप खोला, 7 लीटर भरेगा। उसके बाद दूसरा 6, फिर 7, फिर 6, फिर 7, फिर 6। यहां तक देखो 39 लीटर पानी हो गया और 39 हो गया कितने मिनट में, 6 मिनट में। 6 मिनट में 39 हो गया। अब 7वें मिनट पाइप ए आएगा, 3 लीटर पानी भरना है और पाइप ए कितना भर रहा है यहाँ पे, 7 लीटर। तो ये कितना आ जाएगा, 6 सही 3/7 मिनट आ जाएगा। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। एक ट्रेन बिजली के किसी खंबे को 5 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है तो बताएं 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहली चीज, बिजली के खंबे को पार कर रही है। तो देखो ट्रेन में आप हमेशा ध्यान रखना, जब कोई भी रेलगाड़ी किसी खंबे को अथवा प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करती है तो उस कंडीशन में रेलगाड़ी के द्वारा जो तय की गई दूरी होती है वो खुद की दूरी के बराबर होती है। और जब कोई रेलगाड़ी ऐसी चीज को पार करती है जैसे प्लेटफॉर्म हो गया, आपका पुल हो गया, या कोई दूसरी रेलगाड़ी हो गई, उसे पार करती है तो उस कंडीशन में रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी दोनों की दूरी के बराबर होती है। तो यहां रेलगाड़ी बिजली के खंबे को 5 सेकंड में पार कर रही है। तो रेलगाड़ी की चाल निकालो। पहले चाल बराबर क्या होता है हमारे पास, दूरी बटा समय। जब रेलगाड़ी बिजली के खंबे को पार करेगी तो खुद की दूरी के बराबर दूरी तय करेगी। और रेलगाड़ी की खुद की दूरी कितनी है, 120 है। बटा में समय कितना आ गया, 5। तो 24 मीटर पर सेकेंड। आगे दिया है क्वेश्चन में, तो बताएं 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में समय लगेगा। तो देखो 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उस कंडीशन में कुल दूरी क्या होगी, कुल दूरी दोनों की दूरी जुड़ जाएगी, 120 प्लस 180। और आपके पास चाल कितनी आ गई, 24। तो ये आ जाएगा आपका 300/24। इसको आप काट पीट कर लो, 6 से काटो 4 बार और ये 6 से कट गया 50 बार, या मैं कहूं 25/2 कितना आ गया, 12.5 सेकेंड आ गया। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 12.5 सेकेंड आ जाएगा। ध्यान दीजिए एक बार, रेलगाड़ी की चाल दूरी बटा समय, दूरी 120 है, 120 मीटर की दूरी है रेलगाड़ी की, क्योंकि खंबे को पार करेगी तो खुद की दूरी के बराबर। समय दिया है 5 सेकेंड, तो आपकी चाल 24 मीटर पर सेकेंड आ गई। आगे दिया है 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो देखो सबसे पहली चीज, कुल दूरी कितनी हो जाएगी, जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दोनों की दूरी जुड़ जाएगी, तो ये कुल दूरी हो जाएगी आपकी।
और चाल आपके पास 24 आ गई है, तो 120 प्लस 180 बटा में 24 आ जाएगा, और सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 12.5 सेकंड। इसके बाद आइए, वह सबसे लंबा बांस कितने मीटर का होगा जिसे 100 वर्ग मीटर वर्गाकार वाले क्षेत्र में रखा जा सकता है। देखो वह सबसे लंबा बांस 100 वर्ग मीटर वाला है। देखो इधर ये आपका कोई भी वर्गाकार भाग है, इस क्षेत्र में रखा जाएगा, तो बांस की लंबाई देखो ये क्या होगी, ये आपका बांस होगा। अधिकतम लंबाई का पूछा है तो बांस ये इसके विकर्ण के बराबर होगा, डायगोनल के बराबर होगा, और इसकी भुजा ए, ये भी ए, ये भी ए, और ये भी क्या है, ए आ जाएगी आपकी। तो अब वर्ग मीटर दिया है आपको, इसका क्षेत्रफल दिया है, तो बेटा क्षेत्रफल क्या दिया है, 100 वर्ग मीटर, 100 मीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर कितना है 100, तो यहां से ए बराबर कितना आ गया 10 मीटर। ए का मान कितने मीटर आ गया, 10 मीटर आ गया ए का मान। देखो ए का मान 10 मीटर आ गया। अब आपसे पूछा है सबसे लंबा बांस, तो सबसे लंबा बांस हमें वर्ग का विकर्ण निकालना है, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है बताओ, क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है √2a। √2 ए का मान कितना है 10, √2 का मान 1.414 गुणा में 10, या आ गया 14.14, कितना आ गया। √3 का भी याद रखना, ये आ जाते हैं कई बार काम, तो इसका होता है 1.732। यह जब हम घन पढ़ेंगे, क्यूब पढ़ेंगे तब काम आएगा, क्योंकि क्यूब में होता है √3a, तो वहां ये काम आएगा। इसके बाद आइए अगला क्वेश्चन, 7/11 मीटर व्यास का पहिया 4 किलोमीटर चलने में कितने चक्कर लगाएगा। देखो सबसे पहले ये पहिया है आपके पास, ये क्या है, कोई भी एक पहिया है, ये पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी लगा रहा है बताओ। एक चक्कर दूरी क्या होगी, ये वाली पूरी, और ये वाली क्या है, इसकी परिधि। परिधि या वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। एक चक्कर में जो तय की गई दूरी है वो किसके बराबर होगी, वो आपकी वृत्त की परिधि के बराबर होगी। आपसे पूछा है 7/11 मीटर व्यास, देखो व्यास इसका ये डी बोलते हैं इसको, ये कितना है 7/11। तो सबसे पहले त्रिज्या, त्रिज्या होती है व्यास की आधी, व्यास आपके पास 7/11 है, तो ये क्या हो गया आपके पास 7/22। तो मैं पहले इसकी त्रिज्या निकालूंगा, त्रिज्या क्या आ जाएगा 7/22। अब एक बात बताओ, 4 किलोमीटर चलने में कितने चक्कर लगाएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुल चक्कर निकाल लें, सीधा सा है, कुल चक्कर मतलब आप कुल दूरी ज्ञात करो पहले, कुल दूरी बटा एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय दूरी, कुल दूरी में एक चक्कर के। भाई आप एक बात बताओ, मान लो आपको 100 मीटर चलना है और एक पहिया है वो एक चक्कर में 20 मीटर चलता है, तो 100 मीटर कितने में चलेगा, 100 में हम 20 का ही तो भाग दे देंगे, एक चक्कर का ही तो भाग देंगे। तो हमें कुल चक्करों की संख्या ज्ञात करना है। यदि हमें टोटल चक्करों की संख्या ज्ञात करनी है तो ध्यान रखना कुल दूरी में एक चक्कर में तय दूरी 4 किलोमीटर है। तो देखो 4 किलोमीटर है, मीटर में बदलूंगा, मीटर में क्यों, क्योंकि व्यास मीटर में दिया है, तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, सॉरी 1 किलोमीटर में आपके पास 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000, तो यहां कुल दूरी कितनी आ गई 4000 बटे एक चक्कर में तय दूरी, तो 2πr। अब ये फॉर्मूले में रख दो, 4002, पाई का मान 22/7, और r का मान कितना है बेटा, r का मान है आपके पास 7/22, 22 से 22, 7 से 7, 2 से 2 का, तो कितने चक्कर आ गए आपके पास 2000 चक्कर। सीधा सा है क्वेश्चन आपका। सबसे पहला देखो 7/11 मीटर व्यास दिया है, व्यास दिया है मतलब ये पूरी दूरी दी गई है आपके पास, और त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो व्यास 7/11 है, तो इसमें 2 का भाग दे देंगे, 7/22 हो जाएगा आपके पास त्रिज्या।
एक चक्कर परिधि के बराबर होता है, परिधि 2 पाई r है आपकी। टोटल हमें चक्करों की संख्या ज्ञात करनी है, तो कुल दूरी में एक चक्कर में तय की गई दूरी का भाग दे देंगे। कुल दूरी 4 किलोमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 का गुणा कर देंगे, 4000 आ गया, और एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या है, 2 पाई r का भाग दे देंगे। एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। देखो एक बार, 16 साल बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाती है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो उनको करने के कई तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीका x मान के कर सकते हैं, दूसरा तरीका फॉर्मूला है, और तीसरा तरीका आपके पास ऑप्शनेट है। तो देखो यहां पहला तरीका देखो, एक आदमी और यहां पे कौन है, पुत्र। एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। देखो पुत्र की आयु की 3 गुनी है, मान लो पुत्र x वर्ष का है तो आदमी कितने का हो गया, 3x। हालांकि बच्चों को ये वाला तरीका, x वाला तरीका ज्यादा पसंद आता नहीं है, तो मैं आपको एक बार हिंट दे देता हूं, पूरा नहीं बताऊंगा। 16 साल बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। 16 साल बाद ये x प्लस 16 का हो जाएगा, और ये 3x प्लस 16 का हो जाएगा। आगे क्वेश्चन के हिसाब से चलो, 16 साल बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाती है, मतलब इस आदमी की आयु पुत्र की आयु की दुगनी है। दुगनी पुत्र की आयु कितनी है, 2x प्लस 16। आप एक बार इसको सॉल्व करो और किसका मान निकालो, x का। तो 3x प्लस 16 बराबर 2x प्लस 16। 3x प्लस 16 बराबर 2x प्लस 32 आएगा। x प्लस 16 यहां इसका दोगुना है, x प्लस 16, तो ये 2x प्लस 32। तो x का मान ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका 16 आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन हम इससे भी कर सकते हैं। एक तरीका और है, आदमी पुत्र, मान लो पुत्र की आयु 1, आदमी की आयु 3 है। 16 साल बाद पुत्र 1 का, ये 2 का, दोगुना हो गया भाई, 3 गुनी है और यहां पे दुगनी है, तो डायरेक्ट यहां मल्टीप्लाई फैक्टर निकालते हैं। मैंने क्लासरूम में फॉर्मूला आपको बता रखा है, 16 का गुणा बाद के अनुपातों का अंतर, 2 और 1 का अंतर 1, इधर 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2, तो 16 बटा 1 कितना आ गया, मल्टीप्लाई फैक्टर 16। तो 16 का गुणा कर देंगे यहाँ पे, 16 तिया ये 48 आ गया, और ये कितना आ गया, 16 वर्ष। तो 16 और 48, तो पुत्र की आयु कितनी है आपकी, पुत्र की आयु 16 वर्ष है, और आदमी की आयु कितनी है, 48 वर्ष है। तो वर्तमान आयु पूछिए, तो इनमें देखो यदि आदमी पहले दिया है और पुत्र बाद में दिया है, तो यहां पे इनमें से देखो 48 और 16 है, तो आदमी की 48 है और पुत्र की क्या है, 16 है। तो कौन सा आंसर होगा इसमें, कोई नहीं आ जाएगा। ध्यान रखना, 16 और 48 नहीं करना है हमें। 16 पुत्र की आयु है, 48 पिता की आयु है। हाँ, यदि ये कहे पुत्र और पिता है तो ठीक है, लेकिन यहां पहले आदमी दिया है और उसके बाद उसका लड़का दिया है, तो पहले आदमी की आएगी उसके बाद उसकी आएगी, ठीक है। हालांकि यदि वैसे आए तो इसको भी हम ठीक मान सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ऑप्शन का बताना भूल गया मैं, तो देखो ऑप्शन से चले, तो मान लो मैं पहला ही ऑप्शन ले रहा हूं, सीधी सी बात है, यहां कंफ्यूज होने की देखो वैसे भी जरूरत नहीं है। 16 और 48 है, तो कम आयु है वो पुत्र की होगी, ज्यादा आयु है वो पिता की होगी। आज देखो पहले, सबसे पहले देखो 3 गुना, कि एक आदमी की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो आदमी की आयु 48, पुत्र की आयु 16, 3 गुनी है, बिल्कुल है। 12 40, 12 3 36 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो पहले ही हट गया, रेस से बाहर है बिल्कुल, या ये सही हो सकता है 12 और 36। अब आप क्या करो, 16 साल बाद देखो, पुत्र की आयु और आदमी की आयु है, पुत्र की आयु की दुगनी होगी, तो आज ये 16 का है, ये 48 का है, तो 16 साल बाद ये 32 का हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो 16 प्लस 16 ये 32 का हो गया, और पिता 48 प्लस 16 कितने का हो गया, 64 का हो गया। तो एक बात बताओ, दुगनी है या नहीं है, दुगनी है, तो मतलब कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। 12 और 16 लेके देखेंगे हम, 12 और 16 देखो, 16 वर्ष बाद करो, तो 16 वर्ष बाद 12 और 16 तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, लेकिन 36 और 16 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। क्या दुगना है,
नहीं है भाई, ये दोगुना नहीं है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेकिन मैंने आपको बताया ना, यदि आदमी और पुत्र, यहां पर्टिकुलर दिया नहीं है, आदमी और पुत्र की बात करें तो आंसर आपका 48 और 16 होगा, और यदि पुत्र और आदमी की बात करें तो आंसर 16 और 48 होगा। तो आप यहां 16 और 48 पे ही टिक लगा देना, कोई दिक्कत नहीं, यदि ऐसे आता है तो। क्वेश्चन पर्टिकुलर देता है तो फिर मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद आओ आगे। अर्धवृत्त में बना कोण होता है। देखो अर्धवृत्त में, ये थ्योरम है, ध्यान रखना, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। सीधा सीधा आता है। समकोण मतलब कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो ये डायरेक्ट थ्योरम है, आपको याद रखनी है। किसी कमरे की माप, देखो किसी कमरे की माप का मतलब है ये लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई और ऊंचाई हो गई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। 1 रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से दीवारों की पुताई करवानी है। देखो हमें पुताई पूरे कमरे की नहीं करवानी है, दीवारों की करवानी है। दीवारों का मतलब है कि छत और फर्श को छोड़ देना है। अब देखो फर्श में क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, और छत पे भी क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमें लंबाई गुणा चौड़ाई को छोड़ देना है, तो हमें दीवारों का निकालना है बेटा। पहले निकालो दीवारों का क्षेत्रफल। तो लंबाई गुणा चौड़ाई को छोड़ देंगे। देखो दीवार एक दीवार सामने की है, लंबाई गुणा क्या होगा इसका? देखो लंबाई गुणा ऊंचाई, भाई ऊंचाई आएगी तो 2 बार आएगी, तो 2 इंटू में लंबाई गुणा ऊंचाई प्लस 2 इंटू में, या फिर ये कोष्टक में ही ले लिया मैंने, प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। भाई दीवार है, दीवार में ध्यान रखना लंबाई आएगी और ऊंचाई आएगी, और एक बार आएगा आपके पास ऊंचाई और चौड़ाई आएगा। ध्यान रखना लंबाई चौड़ाई एक साथ नहीं आएंगी, वो फर्श और छत हो जाएगा। यहां बात की है दीवारों की। तो भाई 2 इंटू में लंबाई क्या है आपके पास? 10, ऊंचाई क्या है? 4, प्लस चौड़ाई क्या है आपके पास? 6, और ऊंचाई क्या है आपके पास? 4। तो 2 इंटू में 40 प्लस 24 क्या आ गया बताओ? 2 इंटू में 64 आ गया, और ये आ गया 128 वर्ग मीटर। 128 वर्ग मीटर। एक वर्ग मीटर का खर्चा कितना है? 1 वर्ग मीटर का 1 है, तो 128 का खर्चा कितना हो गया बताओ आपके पास? 128 गुणा 1 कर देना है, तो कितना आ जाएगा? 128 ही आ जाएगा। इसका मतलब कौन सा है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके बाद आओ 6:3। देखो ये 6:3 समानुपाती x अनुपात 4, ये आपका। देखो कहीं भी समानुपात का चिन्ह आ जाए, इसका मतलब यह है कि जो अनुपात यहां है वही अनुपात यहां पे होगा, जो अनुपात इससे पहले है वही अनुपात इसके बाद होगा। तो इसका मतलब बाहर वालों का गुणा बराबर अंदर वालों का गुणा कर देना है हमें। तो 6 गुणा 4 बराबर 3 गुणा x बराबर 6 चौका 24 बटा 3, कितना आ जाएगा? 8। नहीं तो आप डायरेक्ट देखो भाई, जो संबंध 3 का 6 से है या 6 का 3 से, वही संबंध 4 का किससे होगा? 6 का आधा 3, 8 का आधा 4, या 3 का दोगुना 6, तो 4 का दोगुना क्या हो जाएगा आपका? 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8। सीधा सा क्वेश्चन है, देखो ये 5x प्लस 4 बराबर 3x प्लस 8। x की टर्म एक साइड लेंगे, 5x माइनस 3x बराबर 8 माइनस 4, तो 2x बराबर 4, तो x बराबर 4 बटा 2, कितना आ जाएगा आंसर? 2 आ जाएगा। बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन था ये। इसके बाद आइए आगे 6 की घात 3। देखो सीधा सा क्वेश्चन है, 6 की घात 3, 6 गुणा 6 गुणा 6, तो ये कितना आ जाएगा? 216। ध्यान रखना आर्मी में बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं, कोई 1 या 2 क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, बाकी बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं आर्मी के अंदर। ध्यान रखना, फॉर्मूले याद रखने। देखो अलजेब्रा में मैंने क्लास में आप लोगों को बताया हुआ है कि 5 फॉर्मूले बताएं, तो आपको 5 फॉर्मूले याद रखने हैं। तो ये देखो मैंने बताया था पहले a प्लस बी का स्क्वायर, ये भी याद रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताया है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आपसे यही पूछा है ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
इसके अलावा मैंने आपको 2-3-4 फॉर्मूले और बताए, वो याद रखना, सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कितने वर्ष में एक राशि 3 गुना हो जाएगी यदि साधारण ब्याज की दर कितनी है? 10%। इधर देखो, मान लेते हैं आपके पास जो मूलधन है वो कितना है? 100। धनराशि 3 गुना होनी चाहिए, तो आपके पास जो मिश्र धन है वो कितना हो जाएगा बताओ? 3 गुना मतलब कितना? 300। ब्याज कितना लगा बताओ आपके पास? 200। एक वर्ष का ब्याज 100 रुपए पे 10, तो एक वर्ष का 10 है, तो 200 कितने का लगा बेटा? समय ज्ञात करेंगे। एक वर्ष का 10 है तो 200 रुपए कितने का ब्याज हो गया? 20 वर्ष का। तो आंसर क्या आ जाएगा? डायरेक्ट 20 वर्ष आ गया, सीधा सा हो जाएगा। मान लो आपने 100 रुपए उधार दिए किसी को, जो साधारण ब्याज की दर से बढ़कर कितने हो गए? 300। तो 100 रुपए 3 गुने हो गए, 300 हो गए, तो आपके पास ब्याज कितना लगा बेटा? 200 रुपए का ब्याज लगा। 200 रुपए का ब्याज लगा, ब्याज की दर कितनी है आपके पास? 10% है। तो ब्याज की दर 10% है, मतलब एक साल में 10 रुपए लग रहे हैं ब्याज के, तो 200 रुपए कितने में हो गए आपके? 20 साल में हो गए। इसके बाद देखो बी डी एफ, देखो एक छोड़ दिया, बी सी डी ई एफ, जी छोड़ दिया, एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एफ, टी आ गया एक, तो यू छोड़ दिया, टी यू, वी आ गया, इसके बाद डब्ल्यू छोड़ दिया, एक्स आ गया। क्या आ जाएगा इसका? टीवी एक्स। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखो जो संबंध 2 का 8 से, हाँ एक चीज ध्यान रखना, अभी जो मैंने मैथमेटिक्स में पढ़ाया था यहां ऐसे नहीं करना है आपको। ऐसे नहीं करना है कि 2:8 समानुपात 4 और इसको x मान लिया, बाहर वालों का गुणा कर दिया, 2 गुणा x बराबर 8 गुणा 4 कर दिया, और ये कर दिया आपने x बराबर 32/2 कितना? 16। आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ध्यान रखना है। हाँ, यदि ऑप्शन में आपको 16 मिलता है तो 100% आपका यही आंसर राइट होगा। देखो ये अलग चैप्टर है, ये अलग चीज है। मैथमेटिक्स में इसका मतलब होता है समानुपात, और रीजनिंग में इसका मतलब होता है, एक तरीके से हम कहें, इसको सादृश्यता बोलते हैं, कि जो संबंध इन दोनों में, संबंध कुछ भी हो सकता है, यहां तो फिक्स है संबंध कि ये अनुपात बराबर होगा। अनुपात का मतलब है कि ए अनुपात बी समानुपाती सी अनुपात डी, तो यहां फिक्स है ए बटा बी बराबर सी बटा डी होगा। लेकिन ये कहां पे होगा? मैथमेटिक्स में। रीजनिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, रीजनिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ध्यान रखना। रीजनिंग में मतलब है इसका, जो संबंध 2 का 8 से है वही संबंध 4 का किससे है। तो देखो सबसे पहले आप देखो यहां पे, ये 2 का क्यूब है 8, और ये 4 है, तो 4 का क्यूब कितना आ जाएगा यहां पे? 64। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? 64। तो यहां पे हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। मैथ्स में अलग फंडे चलेंगे, रीजनिंग में अलग चलेंगे। आगे, एक बूढ़े व्यक्ति का बेटा मेरे बेटे का चाचा है। देखो बूढ़ा व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है, बूढ़े व्यक्ति का बेटा मान लो मैं हो गया, और ये मेरा बेटा हो गया, और बेटे का चाचा बूढ़े व्यक्ति का लड़का हो गया। भाई बूढ़े व्यक्ति का क्या हो गया? लड़का। एक बूढ़े व्यक्ति का बेटा मेरे बेटे का चाचा है, ये ऐसे समझो, मैं मेरा बेटा हो गया है, ठीक है। पहले आप ऐसा करो, बूढ़ा व्यक्ति बेशक दोबारा ही देख लो पूरा एक तरीके से, मेरा व्यक्ति मैं हो गया, ये मेरा बेटा हो गया, और ये मेरा भाई मेरे बेटे का चाचा हो गया, इसका चाचा। ये छोड़, एक बूढ़े व्यक्ति का बेटा मेरे बेटा का चाचा है, मैं मेरा बेटा हो गया और मेरा चाचा हो गया, और ये जो चाचा है ये बूढ़े व्यक्ति का बेटा है, तो बूढ़े व्यक्ति का बेटा मतलब मेरा भाई हो गया, तो बूढ़ा व्यक्ति क्या हो गया है? पिता हो गया। ये कौन सा है? बूढ़ा व्यक्ति। तो बूढ़ा व्यक्ति मेरा क्या लगता है? तो बूढ़ा व्यक्ति मेरा क्या लगता है? पिता लगता है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? पिता आ जाएगा। नेक्स्ट आओ, एक व्यक्ति 2 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। देखो दिशाओं का पता ही है आपको, ये इधर पूरब, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और इधर दक्षिण, ये आपका डायरेक्शन हो गया। एक व्यक्ति 2 किलोमीटर चलता है पूरब की ओर, 2 किलोमीटर पूरब की ओर, दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर देखो घड़ी की दिशा में, दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ा, फिर दाईं ओर मतलब घड़ी की दिशा में, फिर 2 किलोमीटर चला,
देखो यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ भी दो है। अब वह अपने स्थान से, पहले यहां था, अब यहां है। अब कहां पे? यहां पे। कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में। दूरी पूछे तो दूरी कितनी होगी? 2 किलोमीटर होगी। कभी भी ऐसा मत करना कि यहां 2 किलोमीटर तो ये बनाया है, यहां 2 किलोमीटर कम बना दें इतना, तो उसमें गलत हो जाएगा, आपका दक्षिण पूरब हो जाएगा। बराबर लेके चलना है हमें, ठीक है। तो ऑप्शन में भी देखो है दक्षिण पूरब, तो ऐसे आते आते क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ऐसी माइनर मिस्टेक हमें नहीं करनी है। क्रम में लिखने पर प्रथम शब्द आता है। देखो सबसे पहले आपका पौधा, पौधे से बना पेड़, पेड़ से बना फूल, और फूल से बना फल। ये आपका। अब आपसे पूछा है क्रम में लिखने पर प्रथम शब्द ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहला शब्द कौन सा है? आपका पौधा है। ठीक है, ये आपके 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, 3 क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं। इसके बाद देखो अभी हम क्लर्क के, नर्सिंग के और टेक्निकल के पेपर भी अपलोड करेंगे बहुत जल्दी। पहले मैं जीडी के 15, 20, 25 पेपर कर देता हूं, उसके बाद वो पेपर अपलोड करे जाएंगे। ठीक है, सुमित सर अंग्रेजी के पेपर, पूरी अंग्रेजी है, 25 क्वेश्चन है। देखो आपका जो इंग्लिश के अलावा क्लर्क वालों के लिए बाकी सब कुछ सिमिलर है। एक कंप्यूटर हो रहा है, तो कंप्यूटरों का मैं क्या है कि एक गुरुजी से कह के 1500 क्वेश्चन का सेट सॉल्व करवा दूंगा, जो आपके लिए काफी बेनिफिट हो।